my civil service YouTube channel. So guys, Polity 365, Environment 365 कंप्लीट हो चुका है एंड टुडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट फर्स्ट है। ओके, सो अगर आप पॉलिटी का और इन्वायरमेंट का एनालिसिस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पे जाइए। 365 का प्ले स्टोर बना हुआ है, वहाँ पर आप जा कर के जो ये 1 ईयर का कंपाइलेशंस सेगमेंट है आप इसको देख सकते हैं, इसका नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, आज का जो पार्ट है वो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट फर्स्ट अपडेट हो रहा है। देखिए आपके सामने जैसा कि लिखा हुआ है कि बायोटेक्नोलॉजी, जो लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है, पढ़ने के इन द सेंस मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग इसको पहले से इन सब कंटेंट से रूबरू हैं उनके लिए मैक्सिमम ये 20 मिनट का कंटेंट है, 30 मिनट का कंटेंट है। जो लोग कंटेंट से रूबरू नहीं हैं उनको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। ये सब्जेक्ट ऐसा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसमें कुछ साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी होते हैं। और हाँ, एक बात विशेष कहना चाहते हैं कि जो भी हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले भाई लोग हैं वो इसमें जो भी इंग्लिश टर्म यूज हुए हैं ना उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हिंदी इतना टिपिकल होता है कि आप उसको पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसका अर्थ आप नहीं समझ पाते हैं। और एग्ज़ाम का प्रेशर जब रहता है, जब एग्ज़ाम हॉल में होते हैं तो और दिक्कत वहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो ज़्यादातर कोशिश करेंगे इसको इंग्लिश में ही पढ़ने का। जो टर्मिनोलॉजी हैं बाकी हम पढ़ेंगे सारा कुछ हिंदी में ही। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं, बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है, और जो लोग पढ़ चुके हैं, जानते हैं, उनके लिए भी वीडियो प्रॉपर है। तो देखिए जैसे कि इस टॉपिक पे है जिस पे कि हम लोग इन टॉपिकों पे बात करने वाले हैं, आनुवंशिक संशोधन प्रौद्योगिकी यानी जेनेटिक मॉडिफिकेशंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, जीनोम एडिटिंग क्या होता है, क्लियर, एसडीएन क्या होता है, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है, ठीक है, जीनोमिक सर्विलांस क्या होता है, क्लोनिंग क्या होता है। ठीक है, कुछ मिसलेनियस टॉपिक इसमें हैं, 3 से 4 उसको भी देखेंगे। इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर के बारे में देखेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो पार्ट फर्स्ट है तो आई होप सो कि आप इसको अब इंजॉय करेंगे। ठीक है, सो जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी का हमारा आज का पहला पार्ट होगा। ठीक है, आनुवंशिक संशोधन जीएम प्रौद्योगिकी यानी जेनेटिक मॉडिफिकेशंस टेक्नोलॉजी। मैं देखिए इसी को कह रहा था, अब यहाँ पे संशोधन आ गया जबकि इसका सिंपल सा बात है मॉडिफिकेशंस। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हिंदी के लोचा में नहीं फंसेंगे, कुछ इंग्लिश के वर्ड को भी साथ में लेते चलेंगे। ठीक है ना। सो आनुवंशिक संशोधन क्या है इसको देख लेते हैं। यह विशेषताओं गुणों में वांछित परिवर्तन के लिए पादपों, जीवाणु, पशुओं सहित अन्य जीवों के डीएनए में प्रत्येक रूप से किए जाने वाले जोड़ तोड़ को संदर्भित करता है। ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, यह विशेषताओं गुणों को वांछित परिवर्तन के लिए पादपों, जीवाणुओं, पशुओं सहित अन्य जीवों के डीएनए में प्रत्यक्ष रूप से किए जाने वाले जोड़ तोड़ यानी मैनिपुलेशंस को संदर्भित करता है। ठीक है, सो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि जो जीएम प्रौद्योगिकी है, ठीक है, यानी जो जेनेटिकल मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी है वो है क्या। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत में जीनोम एडिटिंग को नियंत्रित करने वाले कानून, अधिनियम और प्रक्रियाएं। सो यहाँ से स्टेट पीसीएस के भी क्वेश्चंस बनते हैं। सो प्लीज़ ये जो अधिनियम है इनको देख लेते हैं। जैव विविधता अधिनियम 2006। नेक्स्ट है औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1947। नेक्स्ट है बीज अधिनियम 1968 यानी 1968। नेक्स्ट है पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2009, इसको PPVR के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006। नेक्स्ट है
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। सो यहाँ से क्वेश्चन अगर आएगा तो आई होप सो कि आप इसको डील करेंगे। ठीक है, भारत में जीनोम एडिटिंग को नियंत्रित करने वाले कानून, अधिनियम और प्रक्रियाएं। सो ये जो आ गया जैव विविधता अधिनियम, तो ये क्या है, जो जीनोम एडिटिंग है ना उसको नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट है। तो यहाँ से आप इसको रिकनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जीनोम संपादन, जीनोम एडिटिंग क्या होता है। ठीक है, सो आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस, यानी जो जीएम क्रॉप्स है उसके बारे में बात हो रही है। हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने जीनोम संपादित पौधों के जैव सुरक्षा मूल्यांकन संबंधी दिशा निर्देश 2022 जारी किए हैं। साथ ही आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएम फसलों से जुड़े अनुसंधान संबंधी मानदंडों में ढील दी है, इसलिए चर्चा में बना हुआ है। इसमें कंटेंट क्या है हम उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, ठीक है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, सो जैव प्रौद्योगिकी विभाग क्या है, यह विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एकल संलग्न कार्यालय है। यह लाइफ साइंस के क्षेत्र में अनुसंधान का समर्थन करने वाली नोडल एजेंसी है। सो क्वेश्चन अगर यहाँ से आएगा तो आई होप सो कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं। जो लोग नए हैं वो भी समझें, और जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए चीज़ें आसान है, क्योंकि कुछ इसमें टर्मिनोलॉजी होती है जिसको कि एक बार ध्यान से देखना पड़ता है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो जैव विविधता विभाग है यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह लाइफ साइंस के क्षेत्र में अनुसंधान का समर्थन करने वाली नोडल एजेंसी है। साथ ही जैव प्रौद्योगिकी के बड़े पैमाने पर उपयोग को बढ़ावा देती है। अगर इसके कार्य क्षेत्र की बात करें तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और विनिर्माण का समर्थन करना, विश्वविद्यालय और उद्योग स्तर पर सहभागिता को बढ़ावा देना, जैव सुरक्षा दिशा निर्देश विकसित करना, कोशिका आधारित टीकों का निर्माण एवं उसके इस्तेमाल को बढ़ावा देना। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसने 2007 में पहली राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति, राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति 2015-20, राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति 2021 से 25 की घोषणा की थी। ठीक है, सो आई होप सो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है वह आज के समय में राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति 2021-22 की घोषणा की है। अगर ये आ जाता है कि राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति 2021 से 25 की घोषणा किसने की है, तो आप बताएंगे कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये आता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक कार्यालय है। ठीक है, इसका मेन काम क्या है, लाइफ साइंस के क्षेत्र में अनुसंधान का समर्थन करना। ठीक है, और उसमें इनिशिएटिव लेना, और यह नोडल एजेंसी है कहाँ का, लाइफ साइंस के क्षेत्र में अनुसंधान का समर्थन करने वाली एक नोडल एजेंसी है। सो आई होप सो कि यहाँ से आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर हो गए। कुछ पॉइंट यहाँ पर क्या है, ठीक है, बीटी कपास एक जीएम फसल है। ठीक है, इसमें पौधों को कीट के हमले से बचाने हेतु मृदा के जीवाणु, ठीक है, यानी बैसिलस थुरिंगिएंसिस से प्राप्त एक जीन का उपयोग किया जाता है। यह भारत सरकार द्वारा वर्ष 2002 में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र जीएम फसल है। ठीक है, तो भारत का एकमात्र आदेशित जीएम फसल कौन है, आपको पता होना चाहिए कि बीटी कपास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, जीएम फसल के बारे में देख लेते हैं कि जीएम फसल क्या है। ठीक है, आमतौर पर जीएम पौधों में कोशिकाओं को टिश्यू कल्चर के माध्यम से तैयार किया जाता है, जहां वे पौधों के रूप में विकसित किए जाते हैं। साथ ही इन पौधों द्वारा उत्पादित बीज में नए डीएनए सम्मिलित हो जाते हैं, यानी कि
आप चीज़ों को समझ रहे हैं। देखिए मैं बहुत ही अस्थाई बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्लो है तो आप प्लीज़ अपनी सेटिंग से स्पीड को थोड़ा बढ़ा देंगे, तो ये जो वकैब की स्पीड है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ये बहुत इम्पॉर्टेंट काउंसिल है, तो आप इसको याद रखेंगे। जीएम फसलों से संबंधित अनुसंधान सहित विज्ञान आधारित नवीन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देता है। जीएम फसलों के विकास के लिए वर्ष 2005 में आईसीआर ने कार्यात्मक जीनोमिक्स और फसलों में आनुवंशिक संशोधन पर एक नेटवर्क परियोजना शुरू की थी। ठीक है। जीएम फसलों के लाभ और जीएम फसलों से जुड़ी चिंताएं क्या है। लाभ को देख लेते हैं। उत्पादकता की वृद्धि और फसल हानि कम होती है। ठीक है। खाद्य सुरक्षा, इसके उपयोग से खाद्य सुरक्षा मिलता है। देखिए कहने का मतलब ये है, अगर आप 1991 का मैटर देखेंगे तो 1991 की जो त्रासदी थी हमारे देश में, ठीक है, उसके पहले जब 1966 वाले समय में चलेंगे, जब भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है, तो भारत 1966 के पहले 1966 के पहले भारत में जो अनाज हुआ करते थे उनकी कमी पाई जाती थी। लेकिन जब भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन हरित क्रांति आई, ठीक है, तब भारत जो है वो खाद्य सुरक्षा में परिपूर्ण हो चुका था। देखिए वहाँ से भी आप चीज़ों को रिलेट करके देखिए और जितना हो सके उतना अपने व्यू को ब्रॉड करके चलिए, क्योंकि सेगमेंट कहीं से भी ऐड हो सकता है, क्वेश्चंस आपको कहीं से भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे खाद्य सुरक्षा की बात आई है ना, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में खाद्य सिक्योरिटी का जो टाइमिंग था वो किस रिवोल्यूशन से आया है, तो आपको पता होना चाहिए ग्रीन रिवोल्यूशन से ही आया है। ठीक है ना। पोषण संबंधी गुणवत्ता में वृद्धि होता है जीएम फसलों के उपयोग से। मृदा की उर्वरता का बने रहना। ठीक है। हालांकि ये जो है ये थोड़ा सा विवादित ये सेगमेंट हो सकता है, क्योंकि मृदा की उत्पादकता बने रहना, देखिए जो जीएम फसलें होते हैं ना इसमें फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है, तो एक न एक समय के बाद जो मृदा होती है उसकी उर्वरक शक्ति जो है वो कम होती है। ठीक है। चलिए जीएम फसलों से जुड़ी चिंताओं की बात करते हैं। तो पर्यावरणीय यानी आनुवंशिक दूषण, सुपर वीड्स का उत्पन्न होना, आर्थिक उपज के बारे में गलत दावे, ठीक है, मानव पशु स्वास्थ्य की जैव सुरक्षा खतरे में पड़ती है इससे, नैतिक यानी कॉरपोरेट्स का अत्यधिक प्रभावी होना। ठीक है, तो ये इसके नुकसान हैं। जीनोम संपादन प्रौद्योगिकी और ट्रांसजेनिक प्रौद्योगिकी क्या है। देखिए जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी और ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी, ये दो चिड़िया का नाम है। इन दो चिड़ियों के बारे में जान लेते हैं। दोनों के तहत सजीव के जीनोम में परिवर्तन किया जा सकता है, हालांकि दोनों के बीच निम्न अंतर है। क्या है। जीनोम संपादन सजीव के जीनोम से लक्षित जीन को हटाने या उसमें परिवर्तन करने का एक तकनीक है। इसके परिणाम स्वरूप निर्धारित उद्देश्य के तहत चयनित या वांछित लक्षणों वाले सजीव निर्मित होते हैं, जबकि जो ट्रांसजेनिक प्रौद्योगिकी है में किसी सजीव के जीनोम को कृत्रिम साधनों द्वारा किसी अन्य प्रजाति के एक या अधिक विदेशी डीएनए अनुक्रमों को प्रवेश करा के बदल दिया जाता है। तो आई होप सो आप इन दोनों के बारे में जान गए कि जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी क्या है और ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, ठीक है, GEAC, ठीक है, आप इसको GEAC के नाम से भी जान सकते हैं। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। ठीक है, यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्य करता है। ठीक है, उद्देश्य क्या है। यह निम्नलिखित के अनुमोदन के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए। पर्यावरण की दृष्टि से अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्म जीवों एवं पुनर्संयोजकों के बड़े पैमाने पर उपयोग से जुड़ी गतिविधियों के प्रति। नेक्स्ट है प्रायोगिक क्षेत्र परीक्षणों सहित आनुवंशिक रूप से अभियंत्रित जीवों और उत्पादों को
पर्यावरण के निष्कासित करने के संबंधी प्रस्ताव के प्रति। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार। संरचना की अगर बात करें तो वर्तमान में इसमें 24 सदस्य हैं और ये हर महीने बैठक करते हैं। इसकी अध्यक्षता पर्यावरण व वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष सचिव या अपर सचिव द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चंस यहाँ से भी बन सकता है और इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है और यह पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्य करता है। ठीक है, देखिए जो संस्था है, जो समिति है, उसका नाम है आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति। ठीक है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति। तो वहाँ पे मंत्रालय का नाम थोड़ा सा डिफर करके दे देगा। अब जैसे सिंपल सी बात है कि आनुवंशिक नाम जैसे है थोड़ा मेडिकल टर्म है तो हो सकता है वहाँ पे स्वास्थ्य मंत्रालय समथिंग दे दे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखना है और बिल्कुल मिस नहीं करना है, रिकॉल करते रहना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, ठीक है, जो GEAC है, GEAC ने धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 DMH11 ये आपको याद रखना है नामक ट्रांसजेनिक हाइब्रिड सरसों की खेती के लिए पर्यावरण मंजूरी देने की सिफारिश की है। ठीक है, व्यावसायिक अगर उपयोग की बात करें तो इसका व्यावसायिक उपयोग भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की निगरानी और बीज अधिनियम 1966 के प्रावधानों के तहत किया जाएगा। जो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 है DMH11, ठीक है, यह सरसों का हाइब्रिड प्रजाति है। ठीक है, और जो DMH11 हो को दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशंस ऑफ क्रॉप प्लांट्स यानी CGMCP ने विकसित किया है। तो आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है, कि इसका जो खोज करता है, ठीक है, DMH11 का दिल्ली विश्वविद्यालय का सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशंस ऑफ क्रॉप प्लांट्स ने इसको विकसित किया है, यानी CGMCP। ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आई होप आप इसको याद रखेंगे। इन सरसों की पूर्वी यूरोपी किस्म अर्ली हीरा 2 म्यूटेंट बारस्टार और भारतीय किस्म वरुण यानी बार्नेज लाइन के मध्य क्रॉस ब्रीडिंग से विकसित किया गया है। तो इन दोनों का भी आपको नाम याद रखना है, ठीक है ना, कि अर्ली हीरा 2 और जो भारतीय किस्म है वरुण बार्नेज लाइन, इन दोनों की ब्रीडिंग करा के इसको तैयार किया गया है। किसको? MH11 को। ठीक है, तो आई होप सो इसको आप याद रखेंगे। इसमें शामिल बार्नेज नामक जो पहला जीन प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, यह प्रोटीन पादप में पराग के उत्पादन को बाधित करता है और इस प्रकार पादप की नर जनन क्षमता समाप्त हो जाती है। इसमें शामिल जो वारस्टार नामक दूसरे जीन द्वारा पादप की नर जनन क्षमता को पुनः स्थापित करता है। इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न F1 किस्म से उपज अधिक होती है और इस किस्म के बीज अनाज भी पैदा होते हैं। ठीक है, भारत ने देश में केवल BG1 और BG2, ठीक है, GM कपास के व्यावसायिक उपयोग की ही अनुमति दी है। BG2 RRF अनुमोदन से अलग अलग चरणों में लंबित है। तो आई होप सो आप इसको याद रखना कि अभी इसको भारत में अप्लाई नहीं किया गया है, आदेशित नहीं किया गया है। BG1 और BG2 ही अप्लीकेबल है अभी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइट डायरेक्टरेट न्यूक्लियस तकनीक। ठीक है, क्या है ये? सो इसमें टॉपिक सब टॉपिक है क्रिस्पर Cas9। ठीक है, क्रिस्पर Cas9, इसको Cas9 से भी नाम जानते हैं। सो हाल ही में क्रिस्पर Cas9 एडिटिंग तकनीक का मार्ग प्रशस्त करने वाले शोध पत्र को प्रकाशित हुए 10 साल पूरे हुए हैं। इस शोध पत्र को सूक्ष्मजीव विज्ञान इमैनुएल चारपेंटियर और जीव रसायन वैज्ञानिक जेनिफर डाडना द्वारा प्रकाशित किया गया था। इन दोनों वैज्ञानिकों को 2022 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए। इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इमैनुएल चार्पेंटियर और जीव रसायन विज्ञानी जेनिफर डार्डना, ठीक है। इमैनुएल और दूसरी वैज्ञानिक हैं जेनिफर, ठीक है। इन दोनों को 2022 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड मिला है, ठीक है। तो आप इसको याद रखना, ठीक है, इसको नोट कहीं कर लो। कुछ पॉइंट है यहाँ पर, क्या है। डीएनए इसको कहते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, अधिकांश जीवित प्रजाति में पाई जाने वाली एक आनुवंशिक सामग्री है। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड गुण एकल स्ट्रैंड वाले न्यूक्लिक एसिड होते हैं। यह कुछ वायरस में पाए जाने वाली आनुवंशिक सामग्री होती है। जीन क्या होता है। जीन डीएनए का एक विशिष्ट खंड होता है। यह आरएनए यानी ट्रांजिशंस या प्रोटीन ट्रांसलेशंस के निर्माण में मदद करता है। जीनोम किसको कहते हैं। किसी सजीव के डीएनए के संपूर्ण सेट को जीनोम कहते हैं। इसमें सभी गुणसूत्र, इसमें डीएनए होता है और जीन शामिल होता है। आणविक कैंची क्या होती है। एक डीएनए के वांछित हिस्से को काटने हेतु प्रयोग की जाने वाली एक कैंची है। इसे प्रतिबंधन एंजाइम यानी रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम भी कहते हैं, क्योंकि इसे गाइडेड आरएनए द्वारा चिन्हित स्थान से वांछित जीन को हटाने में सहयोग करते हैं, ठीक है। तो आई होप सो हमने आरएनए जान लिया, डीएनए जान लिया, जीन जान लिया, जीनोम जान लिया, आणविक कैंची जिसको कि रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम भी कहते हैं, हमने इसके बारे में जान लिया। अब आगे जब इसको देखेंगे तो यहाँ से चीज़ें जब पता चलेगा तो हमें पता है कि हम इसको किस फॉर्म में जानते हैं, ठीक है। तो नोबेल प्राइज़ मिला है इमैनुएल और जेनिफर को 2022 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरसेप्ट शॉर्ट पैलिंड्रामिक रिपीट्स यानी क्रिस्पर, ठीक है। अब इसको किस हिसाब से डील करना है। देखिए क्रिस्पर केस9 टॉपिक हम देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत आरएनए, डीएनए, जीनोम, आणविक कैंची को देखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। सो क्रिस्पर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि इसको क्रिस्पर कहते नहीं, हम शॉर्ट में बस याद करने के लिए कह रहे हैं क्रिस्पर, ठीक है। इसका जो मेनली नाम है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेट्स शॉर्ट पैलिंड्रामिक रिपीट्स, ठीक है। सो क्रिस्पर वस्तुतः बैक्टीरिया जीवाणु में पाए जाने वाला एक आनुवंशिक कोड या अनुक्रम है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो क्रिस्पर है वस्तुतः बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं में पाए जाने वाले एक आनुवंशिक कोड का अनुक्रम है। यह अनुक्रम जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले जीवाणु भोजी या बैक्टीरिया फेज द्वारा निर्मित होते हैं। जीवाणु अपने पर हमला करने वाले प्रत्येक वायरस को याद रखने के लिए क्रिस्पर अनुक्रम का उपयोग करते हैं। वायरस को याद रखने के लिए जीवाणु स्वयं के जीनोम में वायरस के डीएनए को शामिल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जीनोम वर्ड आया है, इसलिए हमने इसको पहला जानना चाहा कि जीनोम कहते क्या हैं। किसी सजीव के डीएनए के संपूर्ण सेट को जीनोम कहते हैं। इसमें सभी गुणसूत्र यानी कि इसमें डीएनए जो होता है और जीन शामिल होते हैं, तो इसलिए हमने इसको जानना चाहा था कि यहाँ पे जो रिपीट वर्ड हो तो हम जान लें, ठीक है। नेक्स्ट है उपयुक्त विधि जीवाणु को समान वायरस द्वारा फिर से हमला करने की स्थिति में संरक्षण या प्रतिरक्षा प्रदान करने में सहयोग करती है। क्रिस्पर से संबंध प्रोटीन 9 केस 9 यह बैक्टीरिया आरएनए द्वारा निर्देशित एंडोन्यूक्लियस है। यह सक्रिय होने पर विशेष एंजाइम निर्मित करता है जो क्रिस्पर के साथ विकसित हुए प्रतीत होते हैं। तो आई होप सो कि आप यहाँ पे क्रिस्पर को समझ गए, आरएनए को समझ गए, जीन को समझ गए, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। क्रिस्पर क्या है यहाँ पे और तरीके से देखिए, जो प्रोसेस दिया है, एक व्यक्ति है जिसका नाम सुमन है, ठीक है। ये एक रोग से, जो कि सिकल सेल रोग से पीड़ित महिला है। ओके ओके। सो ये सिकल सेल रोग से पीड़ित एक महिला है। यहाँ पर प्रोसीजर दिया हुआ है कि किस प्रोसेस के तहत जो केस 9 है ये काम करता है, और जो इन्फेक्टेड पार्ट है बॉडी का उसको कैसे यह बाहर कर देता है, ठीक है। सो आई होप सो कि आप, अगर समय आपके पास है तो इस प्रोसेस को देखना। सो क्रिस्पर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे यह काम करता है और किसी को, रोगी व्यक्ति को निरोगी बनाने में ये कैसे लाभकारी मेथड है, ठीक है। चलिए, क्रिस्पर तकनीक कैसे कार्य करती है। तो क्रिस्पर केस 9 प्रक्रिया निम्नलिखित 3 प्रमुख तत्व शामिल हैं। पहला, गाइड आरएनए। यह आरएनए एक खंड हिस्सा होता है जो लक्षित जीन को चिन्हित करने में मदद करता है। इसे प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है, ठीक है। इस पर संबंध प्रोटीन 9 केस, यह एक कैंची के रूप में कार्य करता है जो डीएनए में वांछित हिस्से को काट कर हटाने में मदद करता है, ठीक है। डीएनए के वांछित हिस्से को काटे गए स्थान में जोड़ दिया जाता है। इसके चुनौतियां क्या है? नैतिक चुनौतियां, डिजाइनर शिशुओं से जुड़ी चिंताएं, पारिस्थितिक प्रभाव, यानी संपूर्ण आबादी में नकारात्मक लक्षणों वाले जीन का प्रसार होता है। भारत में इस संदर्भ में इसके लाभ, सिकल सेल एनीमिया के इलाज के लिए अध्ययन में राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी के शोधकर्ताओं ने केले के जीनोम को इसकी पोषण गुणवत्ता और रोगजनक प्रतिरोध आदि में सुधार करने के लिए संपादित किया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं। क्रिस्पर के लाभ क्या है? दुर्लभ आनुवंशिक रोगों का तीव्र और अधिक कुशल निदान, ठीक है। ये पॉइंट के रूप में आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्या है? फार्मास्यूटिकल और जैव प्रौद्योगिकी में नए विकास और खाद्य सुरक्षा। ये 3 पॉइंट को याद रख लेंगे तो आपको आसानी से क्रिस्पर याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैमरिक एंटीजन्स रिसेप्टर टी सेल थेरेपी, ठीक है। कैमरिक एंटीजन्स रिसेप्टर टी कार टी सेल, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद टॉपिक पे आते हैं। एंटीजन क्या होता है? ऐसा कोई पदार्थ जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को इसके खिलाफ एंटीबॉडी उत्पादन करने के लिए प्रेरित करता है। एक एंटीजन आसपास के वातावरण में संबंधित एक पदार्थ हो सकता है, जैसे रसायन, बैक्टीरिया, वायरस या परागकण। शरीर के अंदर भी एक एंटीजन का निर्माण हो सकता है, ठीक है। अब एंटीजन को जान लिया, अब यहाँ पर हमको काफ़ी आसानी हो जाएगी। पहली बार जो कार टी उपचार पद्धति का भारत में रोगियों पर परीक्षण किया गया है, यह पद्धति आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर ने स्वदेशी रूप से विकसित की है। आई होप सो कि आप इसके इम्पोर्टेंट को समझ सकते हैं। ये नाम भी आ सकता है, ठीक है। इस अनुसंधान को राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशंस यानी एनबीएम के तहत वित्त पोषित किया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकता है कि इसका वित्त पोषण कहाँ से किया जा रहा है, ठीक है। कार टी सेल थेरेपी, यहाँ पर देखिए एक प्रोसेस दिया है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे क्रिस्पर था ना, केस 9 प्रोसेस, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये किस हिसाब से, किस साइकिल में यह काम करता है। कार टी उपचार के बारे में। कार टी उपचार टी कोशिका नामक प्रतिरक्षी कोशिकाओं को कैंसर से लड़ने के लिए प्रयोगशाला में संपादित एडिट करने का एक तरीका है। संपादित टी कोशिका कैंसर कोशिकाओं को खोज कर उन्हें नष्ट कर देती है, ठीक है। टी कोशिका एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका है जो बाहरी रोग जनकों पर हमला करती है, ठीक है। श्वेत रक्त कोशिका के बारे में अगर जान लें तो और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। देखिए इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला है ग्रेन्युलोसाइट्स, दूसरा है एग्रेन्युलोसाइट्स। जो ग्रेन्युलोसाइट्स है इसके 3 पार्ट होते हैं, न्यूट्रोफिल, ठीक है, इयोसिनोफिल और बैसोफिल, ठीक है। और
न्यूक्लियोसाइट्स के जो पार्ट हैं तो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। देखिए जो न्यूट्रोफिल है ये क्या करता है, फैगोसाइटोसिस में मदद करता है। इयोसिनोफिल क्या है, यह परजीवी संक्रमण का सामना करता है। जो बैसोफिल है वह इन्फ्लेमेटरी और एलर्जी प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। लिम्फोसाइट्स विशिष्ट रोग प्रतिरोधक प्रतिक्रिया विकसित करता है और मोनोसाइट्स बैक्टीरिया वायरस कवक का सामना करता है। जो लिम्फोसाइट्स है वो 3 पार्ट में है, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर कोशिका। ठीक है, सो आई होप सो आप चीज़ों को समझ रहे हैं कि मैटर क्या है। देखिए जो लोग थोड़ा सा नहीं पढ़े हैं बैकग्राउंड में उनको थोड़ी दिक्कत होगी वर्डिंग में, चीज़ों को समझने में। अभी देखिए समय बहुत कम है, एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है, तो थोड़ा सा रटने की कोशिश करिए क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं। इतने समय में अगर समझने की कोशिश करेंगे तो समय बहुत ज़्यादा चला जाएगा, पता चला पीटी भी छूट जाएगा। तो मनोबल को बना के रखिए और थोड़ा सा शार्प माइंड के हिसाब से थोड़ा सा रटिए और समझते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, कार-टी उपचार के लाभ। मौजूदा उपचार प्रणाली रोगियों के जीवन को कुछ वर्षों या महीनों तक बढ़ा देती है। कार-टी तकनीक कैंसर के कुछ प्रकारों का इलाज करने में भी सक्षम है। ठीक है, अब क्या क्या इसका विशेष फायदा है। कीमोथेरेपी के विपरीत कार-टी किसी एक रोगी के शरीर में केवल एक बार प्रवेश कराया जाता है। कैंसर के उपचार में कम समय लगता है और रोगी अधिक तेज़ी से ठीक होता है। तो आई होप सो कि हमने समझा कि जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनके लिए कार-टी किस हिसाब से उपयोगी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है जीनोम सीक्वेंसिंग। क्या है यह? हाल ही में प्रकाशित एक शोध में एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने संपूर्ण मानव जीनोम का पहली बार सीक्वेंसिंग करने का विवरण किया है। क्या है जीनोम अनुक्रमण यानी सीक्वेंसिंग? इसके तहत डीएनए अणु के भीतर मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स या क्षार यानी बेस के सटीक क्रम का पता लगाया जाता है। डीएनए में 4 न्यूक्लियोसाइड्स यानी क्षार होते हैं। यह एडानिन ए, साइटोसिन सी, गुआनिन जी या थाइमिन टी, इन चारों का क्रम किसी सजीव के डीएनए का निर्माण करता है। ठीक है, जीनोम जो कि हमने देखा था, किसी सजीव के डीएनए के संपूर्ण सेट को जीनोम कहते हैं। जीनोम में सभी गुणसूत्र क्रोमोसोम्स शामिल होते हैं। गुणसूत्र में डीएनए और जीन शामिल होते हैं। ज्ञातव्य है कि जीन डीएनए के विशिष्ट खंड होते हैं और मानव जीनोम में लगभग 3 अरब क्षार युग्म बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि आप जीनोम जो सीक्वेंसिंग है उसको समझ पाए हैं। जो जीनोम सीक्वेंसिंग है उसके लाभ और उपयोग क्या हैं। यह मानव के विकास और उसकी बायोलॉजी के बारे में बेहतर समझ प्रदान करेगा। यह दुर्लभ बीमारियों के लिए उत्तरदायी जीनोमिक कार्डों की पहचान करने में सहायक हो सकता है। इसमें न्यूरो डिजेनेरेटिव दशाएं यानी कैंसर आदि शामिल हैं। इसमें जेनेटिक म्यूटेशंस यानी आनुवंशिक उत्परिवर्तन की पहचान करने में भी मदद मिलेगी। साथ ही इससे वायरस के फैलने और विकास से संबंधित मौजूद समझ में भी सुधार हो सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं कि पूरा का पूरा मामला क्या है और इनके अपडेट को किस हिसाब से हमें अपने पास रखना है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है? इसका लक्ष्य एक रेफरेंस जीनोम बनाने के लिए देश भर में 10,000 नागरिकों से आनुवंशिक नमूना एकत्र करना है। यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कार्यान्वित है। तो क्वेश्चंस यहाँ से भी बन सकता है। तो आई होप सो कि आप जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को याद रखेंगे। जीनोम निगरानी यानी जीनोम सर्वेलांस क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। जीनोमिक्स जीवों के संपूर्ण जीनोम और उससे बड़ी मात्रा में उत्पन्न संबंधी जानकारी का अध्ययन है। दूसरी ओर जेनेटिक्स आनुवंशिक के अध्ययन से भी संबंधित है। ठीक है,
जो जीनोमिक निगरानी है के बारे में जान लेते हैं और उसका उपयोग क्या है। चिकित्सा संबंधी उद्देश्यों के लिए मानव जीनोमिक्स जेनेटिक बीमारियों के उपचार में सहायता। ठीक है। चिकित्सा संबंधी उद्देश्यों के लिए माइक्रोबियल जीनोमिक्स यानी संक्रामक अभिकारकों की पहचान, वैक्सीन डिजाइन आदि। कृषि और जलीय कृषि जीनोम यानी नए लक्षणों की पहचान और रोगों के प्रति संवेदनशीलता आदि। जैविक और चिकित्सा अनुसंधान में दवा विकास, रोग को प्रभावित करने वाले जीन की खोज आदि। कुछ अन्य हैं, क्या है, फॉरेंसिक विज्ञान, वंशावली का आकलन आदि। भारत में जीनोमिक निगरानी के बारे में अगर बात करें तो क्षेत्रीय जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला, ठीक है, जिसको कि RGSL के नाम जानते हैं, यह किसी प्रासंगिक क्षेत्र से संबंधित जीनोम के अनुक्रमण के लिए क्षेत्रीय केंद्र की प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्या है, भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम, इसको इंसाकोग के नाम से भी जानते हैं। इससे पूरे देश में SARS-CoV-2 के संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण का विस्तार करने के लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है इंडियन ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, सो इंडियन ट्यूबरक्लोसिस जीनोमिक सर्विलांस कंसोर्टियम, इसको INTGS के भी नाम जाते हैं, ठीक है। यह इंसाकोग की तर्ज पर ही काम करता है, यानी भारतीय SARS-CoV-2 के नाम तर्ज पे ही काम करता है, ठीक है। ठीक है, सो जीनोमिक निगरानी के बारे में अगर बात करें तो जीनोमिक निगरानी क्या है। इसके तहत रोगाणुओं की सतत निगरानी होती है और इसकी समानताओं और भिन्नताओं का विश्लेषण किया जाता है। इससे निम्नलिखित में मदद मिलती है, कैसे, रोगों की निगरानी करने में, रोगजनकों का नियंत्रण में, जनता के लिए हस्तक्षेप और सिफारिश करने में, वैक्सीन जैसे रोधी उपयोग का विकास में, बीमारी पर रोकथाम लगाने में। तो आई होप सो कि समझ गए कि जो जीनोमिक निगरानी है उससे हमारे लिए बेनिफिट क्या हो सकते हैं। सो कोविड-19, मंकी पॉक्स आदि सहित कई रोगजनकों और उसके उपभेदों का प्रकोप के कारण जीनोमिक निगरानी के लिए एक स्थायी प्रणाली बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है, ठीक है। तो आप शॉर्ट में क्या याद रखो, जो जीनोमिक्स होता है ना, जीनोमिक आप रोग की निगरानी करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, रोग जनकों का नियंत्रण में, जनता के लिए हस्तक्षेप और सिफारिश तैयार करने के लिए, वैक्सीन जैसे रोधी उपयोग के विकास के लिए, बीमारी का रोकथाम लगाने में, ठीक है। और भारत में ये कौन कौन से फॉर्म के रूप में काम करते हैं, तो टोटल 3 फॉर्म है। आई होप सो आप इसको याद रखेंगे। पहला है RGSL, दूसरा है INSACOG, ठीक है, जो तीसरा है INTGS, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्लोनिंग क्या है। सो दुनिया में पहली बार चीन द्वारा अन्य आर्कटिक भेड़ियों का क्लोन सफलतापूर्वक तैयार किया गया है। क्लोनिंग के बारे में जान लेते हैं। क्लोन मूल सजीव के समान ही आनुवंशिक विशेषताएं होती हैं, यह मूल जीव का ही कॉपी होता है। क्लोनिंग किसी जैविक इकाई की आनुवंशिक रूप से पूर्णतः समरूप इकाई बनाने की प्रक्रिया को क्लोनिंग कहा जाता है। इन जैविक इकाइयों में जीन, कोशिका, ऊतक और यहाँ तक कि एक संपूर्ण जीव भी शामिल हो सकता है। असमानता की बात करें, इसमें समान आनुवंशिक सामग्री होने के बावजूद क्लोन हमेशा मूल जीव जैसे नहीं दिखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी जीव का शारीरिक विशेषता के निर्धारण में पर्यावरण की भूमिका होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखना, ठीक है। जब एक निषेचित अंडा 2 या 2 से अधिक भ्रूण में विभाजित हो जाता है तब उसके फलस्वरूप जुड़वा पैदा होते हैं। ऐसे भ्रूणों की आनुवंशिक सामग्री लगभग समान होती है। तो जुड़वा का भी आपको फॉर्मेशन समझ में आ गया, ठीक है। ये कुछ प्रोसेस है, जैसे पशुओं में क्लोनिंग का क्या आधार होता है, तो आप इसको प्लीज़ समझना, ठीक है। बस देख लेना
समय बहुत ज़्यादा न लगे, वीडियो छोटा बने, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी फास्ट काम कर रहा हूँ। ठीक है। क्लोनिंग का और क्या लाभ से बीमारियों का अध्ययन करने में मदद मिल सकती है। विलुप्त प्रजातियों को फिर से अस्तित्व में लाया जा सकता है। ठीक है। अधिक दूध या मांस का उत्पादन करने के लिए पशुधन का क्लोन तैयार किया जा सकता है। ठीक है। क्लोन के माध्यम से भ्रूण स्टेम सेल्स को निर्मित किया जा सकता है। ठीक है। कृत्रिम क्लोनिंग के 3 अलग अलग प्रकार होते हैं। पहला आपका जीन या डीएनए क्लोनिंग। इसके तहत अपेक्षित डीएनए अंश को जीवाणु प्लाज्मिड जैसे अपनी प्रकृति बनाने वाले आनुवंशिक तत्व में स्थानांतरित किया जाता है। दूसरा क्या है, प्रजनन क्लोनिंग। इसमें सोमैटिक कोशिका से लिए गए न्यूक्लियस को न्यूक्लियस रहित खंड अंड कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है। इसके पश्चात एक कृत्रिम परिवेश के जरिए एक अंडक को विभाजित होने के लिए उत्प्रेरित किया जाता है और बाद न्यूक्लियस दाता के समान जीनोम वाला एक भ्रूण बनता है और इस प्रक्रिया को सोमैटिक सेल्स न्यूक्लियस ट्रांसफ़र कहा जाता है। नेक्स्ट है डाली नामक नेक्स्ट नहीं है, इसका एक उदाहरण है कि डाली नामक भेड़ को बनाने के लिए इसी प्रकार का उपयोग किया गया था। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनपायी है। ये डाली नाम याद रखना, ये भेड़ है। ठीक है। और थर्ड है चिकित्सीय क्लोनिंग। यह भ्रूण के सृजन तक प्रजनन क्लोनिंग के समान ही होती है। इसके आगे सृजित भ्रूण की वृद्धि प्रयोगशाला में होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारतीय जैविक डेटा केंद्र, इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर। हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद में भारत के पहले भारतीय जैविक डेटा केंद्र IBDC का उद्घाटन किया गया है। IBDC के बारे में जान लेते हैं। ये भारत में जीवन विज्ञान संबंधी डेटा के लिए पहला राष्ट्रीय भंडार रिपॉजिटरी है। पिछले वर्ष बायोटेक प्राइड के दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इसके तहत IBDC को भारत में सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित अनुसंधान से प्राप्त जीवन विज्ञान संबंधी सभी प्रकार के डेटा के संग्रहण का कार्य सौंपा गया है। कहाँ स्थापित किया गया है हमने देख लिया कि इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के सहयोग से फरीदाबाद स्थित क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र RCB में स्थापित किया गया है। ठीक है। उदाहरण भंडारण की बात करें तो इसके तहत डिजिटलीकृत डेटा को 4 पेटाबाइट्स क्षमता वाले सुपर कंप्यूटर ब्रह्म में संग्रहित किया गया। सो यहाँ से भी इम्पोर्टेंट आप इसको भी नोट कर लेना कि इसके तहत जो डिजिटलीकृत डेटा को 4 पेटाबाइट क्षमता वाले सुपर कंप्यूटर इसमें जो यूज कर ब्रह्म में संग्रहित किया जा रहा है। ठीक है। डेटा साझाकरण की अगर बात करें तो यह केंद्र फेयर सिद्धांतों के अनुसार डेटा साझा करने की भावना के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ फेयर का अर्थ है खोजे जाने योग्य, सुलभ, इंटर ऑपरेबल, पुनः प्रयोग यानी फाइंडेबल, एक्सेसिबल, इंटरऑपरेबल एंड रिस्यूबल। ठीक है। फेयर डेटा सिद्धांत मार्गदर्शक सिद्धांतों का एक सेट है। इन्हें वर्ष 2016 में प्रकाशित किया गया था। इसे डिजिटल परिसंपत्तियों को पुनः उपयोग में सहायता करने के लिए वैज्ञानिकों और संगठनों के संघ द्वारा प्रस्तावित किया गया है। ठीक है। इस डेटाबेस में इंडिया SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टियम, इंस्कॉग और अनुक्रमित यानी सीक्वेंस्ड जीनोम में भी अधिकांश शामिल हैं। ठीक है। सो एवरीबॉडी, आई होप सो कि आप इसको एंजॉय किए होंगे। सो पार्ट हमारा पहला चैप्टर जो है वो हमारा समाप्त हो गया। जो नेक्स्ट चैप्टर है वह कुछ ही टाइम में अपडेट होगा। सो तब तक आप पहले चैप्टर को देखिए और जो लोग नहीं पढ़े हैं ना वो बिल्कुल परेशान ना हों। ठीक है। क्योंकि इतने समय में देखिए बहुत सारी चीज़ों को डीप में नहीं बताया जा सकता। सो प्रीलिम्स का पेपर आ चुका है। सो उसी के ओरिएंटेशन से जो मेन पॉइंट है ना जो एग्ज़ाम में आए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर के हिसाब से उन्हीं बातों पे ज़्यादातर माइंड किया गया है। अगर इसमें कोई कमी है या कुछ भी आपको
गलत लगता है कि और तरीके से बताना चाहिए या कुछ कमी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसमें सुधार की पूरी कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच। पार्ट पहला था, चैप्टर का नाम था जय पद की यानी बैठ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।